What is tarot reading? Any kind of stress, anxiety, chakras are imbalanced, relationship में भी काम आ सकता है. Exactly guidance है या reflection है? First thing is believe, second thing is ask, fourth thing is receive, but before that इन दोनों के बीच में एक चीज है gratitude. So are you trying to tell कि वो Google Maps से problems का? खुश हो तब तो हम भगवान को भी कम ही याद करते हैं. Exactly, वही. You understand? हाँ. जैसे मनी क्या है, शुक्र, लक्ष्मी जी का. किसी वुमन की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ सकता. कोई चीज बर्न होके ही एग्जिस्टेंस में आ सकती है. वो ही सोचना चाहिए जिसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. So I always try कि मैं ही कार्ड्स लेती हूँ. I don't allow anybody to touch my cards. Welcome to Tarot, Tea and Total Chaos. Today we are joined by the amazing Sunita Ramrakhyani, a tarot reader with deep insights and incredible intuition. Grab your tea, get comfy and let's see what the cards have in store. तो अभी जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए हम एक मैनिफेस्टेशन कार्ड निकालेंगे. दे कैन चूज फ्रॉम नंबर 11 और नंबर 33. ओके. और दो कार्ड्स निकाल रहे हैं. दे कैन select and read it in the video. Done. So first card is for number 11. Those who have chosen number 11. Second card is for people who have chosen number 33. Hello ma'am, how are you? I'm good. How are you? I'm good. So exactly what is tarot reading और वो common people पे कैसे work करता है? So tarot card reading is basically a deck of 78 cards. It is I will say that it is energetically connected. We are connected to the universe. So it is a divination tool. ठीक है. टैरो कार्ड्स क्या है? वो डिविनेशन टूल है. तो वो जो डेक है 78 कार्ड्स का, उसमें अलग अलग इमेजेस एंड मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के कार्ड्स रहते हैं, जिसपे एक कार्ड पे हर एक तरीके से एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. वो एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ, जो हमारी लाइफ में फेजेस आते हैं वो डिफरेंटली वहाँ पे पोर्ट्रे किए गए हैं. तो जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो बेसिकली जब आप रीडिंग करवाते हो आपकी लाइफ पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जब हमसे कुछ क्वेश्चन कराने आते हो तो हम उस डिविनेशन टूल से और यूनिवर्स की एनर्जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें गाइड करिए कि इनके लिए या इनके पूछे गए क्वेश्चन के लिए सही गाइडेंस क्या है और क्या इनके लिए वर्क कर सकता है एज ऑफ नाउ. So tarot card is basically guidance. It is a divination tool that helps you, guides you through whatever situation you have come to us for, and Okay. it can help you throughout. So are you trying to tell कि वो Google Maps से problems का? Of course, it is definitely a Google map of all your problems. Because I'll say that, for example, anybody who is coming over here, I will not say they only come for problems. They also come for suggestions. Okay. They also come for like what is the easiest route, like Right. you said, to reach हाँ. to the place they want to reach. एंड इससे अगर मैं इजीली समझाऊँ तो ये आपका गूगल मैप इन दैट सेंस है जहाँ पे आपको समझ आएगा कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है. Okay. किसी और के लिए कुछ भी हो, यू नो, इफ समबडी एल्स इज ऑल्सो ऑन द सेम पाथ, किसी और को भी फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो उसके लिए वही रास्ता सही नहीं होगा जो आपके लिए था. राइट. यू नो, तो एक ही इंसान के लिए एक ही सिचुएशन के लिए भी लाइक दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा वो हम उसमें से बताते हैं. मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि वो लोग को सीक्रेट्स पता है टैरो रीडिंग इन शॉर्ट, ऐसा ना? I'll not say secrets. I'll say whatever is within you, whatever your soul is destined for. I'm using a word why your soul is destined for is because tarot card reading आपको आपके higher purpose से connect करता है. मतलब आप जो इस दुनिया में जिस पर्पस से आए हो, हम हर कोई एक पर्पस लेके आए. सो इट डेफिनेटली नोज एवरीथिंग, योर सोल, योर हाईएस्ट गुड, योर हाईएस्ट पर्पस, एंड दीज आर सीक्रेट्स टू यू बट दे आर नो सीक्रेट्स टू द टैरो कार्ड्स. ओके. या सो वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सारी चीज़ें सॉल्व करते होंगे, राइट? एज इन की देर आर फनी क्वेश्चंस आई गॉट टू नो जिसमें ऐसा पूछता है कि पिज्ज़ा और बिरयानी, इवन टैरो कार्ड उसमें भी हेल्प करेगा लाइक या फिर
बेसिक, मतलब दिस इज व्हाट आई आई एम मीन यस, पीपल बहुत बहुत सारे लोग बहुत ही फनी क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं, बट दैट्स नॉट, मतलब उनको भी पता नहीं है, सो आई डोंट एग्जैक्टली ब्लेम देम कि क्या क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, स्पेशली यूथ। आजकल यूथ, बिकॉज इट हैज़ बिकम वेरी इजी एक्सेसिबल, एक कॉल लगाओ और मैम बता दो करके। I think we as a tarot card readers shall put some boundary and shall guide them, and that is what I do. Whenever somebody, especially a youth, even elderly people can sometimes ask silly questions. पर जैसे अगर कोई youth भी है या कोई elderly भी है, जो मैं I don't hesitate from stopping them कि sir मैम ये question सही नहीं है आपके लिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता है या इसका कोई मीनिंग नहीं है। वो आपको गाइड तो कर देगा कि आपको बिरयानी खानी चाहिए या पिज्जा व्हाटएवर बट अगर इट इज फॉर दैट मैटर, अगर आप हम पे डिपेंडेंट हो रहे हो, एंड आई वुड नेवर वांट माय क्लाइंट टू बी डिपेंडेंट ऑन मी, क्योंकि ये सही नहीं है। और इसका टैरो कार्ड्स का पर्पस ये नहीं है कि वो आपको मतलब हम आपको अपने ऊपर डिपेंड कर दे कि आप हमसे पूछें, गाइडेंस ले बार बार। इसका पर्पस ये है कि जहाँ पे आपको, मतलब जैसे टैरो कार्ड्स ना आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, आपकी वेल बीइंग के लिए जब वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों मतलब उसको यूज़ करना है। तो इतनी सिली चीज़ों के लिए तो नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर जैसे कुछ है कि फॉर एग्जाम्पल somebody comes to me कि किस तरीके का प्रोफेशन मुझे चूज करना चाहिए, दैट्स वेरी गुड इन टैरो कार्ड्स, वो हम कर सकते हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट समथिंग मीनिंगफुल शैल बी देयर ऑलवेज। तो अपन टैरो रीडिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे अपने बिग डिसीजंस होते हैं अपने लाइफ में, जैसे मैरिज है, अपना प्रोफेशन है, या करियर है, या लव लाइफ है, या कुछ भी, जैसे लव मैरिज करने हैं या अरेंज मैरिज करने हैं, अपना करियर कैसे जा रहा है, कौन से मोमेंट पे क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें ट्रस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? या तो डेफिनेटली आप टैरो रीडिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, गाइडेंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि टैरो इज़ वेरी एक्यूरेट, मतलब एज अ रीडर आई टेल यू कि मे बी द रीडर इज नॉट वेरी एक्यूरेट बट कार्ड्स आर ऑलवेज एक्यूरेट। तो आपका जो उनके साथ कनेक्शन है, मतलब जैसे मैं रीडर हूँ तो मेरा कार्ड्स के साथ जो कनेक्शन है, if I have properly taken care of my cards and properly spiritually if I'm aligned with them, energetically aligned हूँ मैं, तो cards कभी गलत नहीं कहते। तो आप definitely उन पे rely कर सकते हैं, वो answers definitely accurate रहते हैं। गिवन दैट एक स्कोप ऑफ ये होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि कभी कभी वो आंसर्स मैच नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है या तो वो आप तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचना है। और मैं ये बहुत लोगों को, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने बताया है कि आपको समझना है कि बहुत बार मतलब नॉट बहुत बार बट कई बार जब आंसर्स नहीं वो आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से बचा रहे हैं और वो आपको डिस्क्लोजर यूनिवर्स नहीं देना चाहता है, या अभी नहीं देना चाहता है एटलीस्ट, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपके लेसन्स होते हैं। बाकी डेफिनेटली आप डिपेंडेंट रह सकते हो। जैसे आपने कहा कि अगर किसी को लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, किसी को कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, फाइनेंशियल आगे कैसे ग्रोथ करनी है, तो कैसे वो स्टेप्स के लिए वो डेफिनेटली इस पे रिलाई कर सकते हैं। अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उन सब के लिए आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो एक रीडिंग पे। जैसे आपने बोला ना, मुझे एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन था कि ऐसा बोलते हैं ना, जब टैरो कार्ड्स का वो कर रहे हो, कार्ड पिक करवाते हैं जो भी, उस टाइम ड्यूरेशन में वो ही सोचना चाहिए जिसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब ये मिसकंसेप्शन है एक्चुअली, मुझे नहीं पता है कि वरना वो आंसर्स डिफरेंट होते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं पूछने आई हूँ आपसे कुछ फिनेंशियल चीज़ पे, बट देन मेरे दिमाग में कोई और टेंशन चल रहा है, बट वो टाइम ड्यूरेशन में जब कार्ड्स पिक करते हैं तो वो रिजल्ट उस चीज़ का देता है जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो, प्रेजेंट रीडिंग की जो बात करते हैं। Exactly. तो ये जो सिचुएशन आप बता रहे हो ना, इसमें क्या होता है कि देर आर लाइक 2 टाइप्स ऑफ रीडर्स, लाइक एटलीस्ट फॉर मी देर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडर्स। एक है जो आपको कार्ड चूज करने देते हैं और एक है जो खुद कार्ड चूज करते हैं। Okay. आई एम द सेकेंड वन, बिकॉज आई बिलीव कि जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, नेसेसरीली ये नहीं होगा कि वो उस अलाइनमेंट में है
कि वो कार्ड पिक करें. उनकी एनर्जीज उस टाइम पे हैवी हो सकती है, ड्रेन्ड हो सकती हैं, वो बहुत कुछ एवरीबडी हैज अ लॉट ऑन प्लेट समटाइम्स. आप किसी रीडर के पास जब जा रहे हो, आपके दिमाग में ऑब्वियसली बहुत चीजें हो सकती है. अगर आप बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हो तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके दिमाग में कुछ और चलेगा. इन दैट सर्कमस्टेंसेस आई डोंट वांट कि या तो मेरा गाइडेंस गलत हो जाए या तो उन तक वो मैसेज नहीं पहुंचे जो पहुंचना है. सो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं ही कार्ड्स लेती हूँ. आई डोंट अलाउ एनीबडी टू टच माई कार्ड्स एंड दिस इज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एनर्जीज ऑफ माई कार्ड्स ऑल्सो, बिकॉज मैंने उनको इतना एनर्जाइज किया है, इतना मैंने उनसे कनेक्ट किया है. ऐसा नहीं है, मैं आपको स्टिक भी दे सकती हूँ चूज करने के लिए, होती है उसके लिए, अच्छा. वी कैन यूज दैट. बट आई स्टिल बिलीव कि अगर मैं चूज कर रही हूँ तो मैं न्यूट्रल हूँ. मैं मतलब आपको मैं खुद नहीं सोचूंगी कि इसके लिए ये आंसर आया या ये आंसर है. तो मैं न्यूट्रल एनर्जी में हूँ, इसलिए एज अ रीडर आई ऑलवेज चूज टू पिक द कार्ड्स. ये उस सिचुएशन में होता है कि जब समझो आप कार्ड्स पिक कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हाँ आंसर्स वेरी कर सकते हैं, जबकि रियल आंसर कुछ और हो सकता है और फॉर दैट मोमेंट कुछ और आता है. ऐसा कोई रूल्स है रीडिंग में कि ये करना चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछो या ऐसा कुछ भी? yes, rules तो होते ही हैं हर चीज़ में, but it is for both. Like I would never allow my clients to ask me कि gender of the gender reveal जैसे gender of the baby. I don't do that. That's ethically also wrong. ठीक है. क्वेश्चंस तो देखो क्या होता है, कितने पूछने नहीं पूछने वो तो टाइम फ्रेम पे होता है, पर कभी कभी हम लिमिट कर देते हैं लोगों को इन आस्किंग क्वेश्चंस दैट आर नॉट एथिकल. फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग फॉर समबडी हुज लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग फॉर योर एक्स. अब यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन, बहुत टाइम हो गया, या मतलब दस अब उनकी एनर्जी में टैप इन करना ना मेरे लिए एथिकली सही है. ठीक है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और मैं इस पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जहाँ तक कनेक्टेड हो वहां तक का आप पूछो. आप अपने एक्स से आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक कनेक्शन अभी भी फील कर रही हूँ या कुछ, तो हम आपके एंड से देख सकते हैं उसकी लाइफ में कोई आया कि नहीं, उधर क्या हो रहा है. ये सब सही क्वेश्चंस नहीं है, एथिकली भी सही नहीं है. तो रूल्स मैं समझती हूँ कि एक एथिक्स होते हैं, एक मॉरल्स होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता. रूल्स मैं यही समझती हूँ कि जेंडर जैसे ये बिल्कुल सही नहीं है. तो नहीं होना चाहिए. हाँ, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर रीडर. ऐसे नहीं कि वो अगर आपको बोल दे कि भाई इसके साथ आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो आप एकदम वायलेंट हो जाओ या मतलब यू जस्ट बिकम एंग्री और समथिंग. तो आई थिंक इट इज मोर अबाउट योर मॉरल्स. इट इज मोर अबाउट हाउ यू आर विथ रीडर. यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट स्पेस. जैसे आप बोल रहे हो कि आपने बोला कि उसके साथ फ्यूचर नहीं है एंड समबडी गेट्स वायलेंट और समथिंग. सो ऐसा है जैसे आपने मेरे को एक मतलब अभी पास्ट में एक चीज़ बताई कि उस टाइम पे आंसर्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कार्ड्स, तो मे बी वो उस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है देयर विल बी चेंजेस. सो मतलब शुड पीपल वेट और नो? नाइस क्वेश्चन. ऐसा होता है क्वेश्चन. देखो अब जैसे ये आपका क्वेश्चन है ना, ये फ्री विल से बहुत रिलेटेड है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग डेफिनेटली ये सजेस्ट करता है कि फ्री विल तो है ही, हर किसी के पास है. आपके पास हो, मेरे पास हो, जो भी आ रहा है रीडिंग करवाने किसी की, मतलब हम सबके पास एक फ्री विल है. ठीक है, तो जब ऐसा कोई आंसर आ रहा है कि हाँ फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि नहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि फ्यूचर तो है, इन दैट केस यू कैन वेट. बट हाउ यू आर सपोज टू वेट इज दैट मुझे लग रहा है कि जब आपके कार्ड में रीडिंग में आया कि फ्यूचर नहीं है और आपको लगता है कि नहीं मैं तो अपने फ्री विल यूज करूंगी और सोचूंगी कि नहीं हम फ्यूचर बना लेंगे, लेकिन एक अगर सेपरेशन का टाइम लिखा हुआ है जो कि कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम उसको इस तरीके से ले लें कि एक सम टाइम ऑफ सेपरेशन विल बी रिटर्न, या कुछ टाइम के लिए आप लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं है, तो उसको फिलहाल के लिए लेट गो करना ही सही है. और वो जो फ्री विल वाला फैक्टर है ना कि भाई मतलब आप जैसे मैंने बोला कि आप तक मैसेज नहीं पहुंचना है, तो फॉर एग्जांपल इन दैट केस कि अगर आप तक अभी मैसेज नहीं पहुंचना है कि आपका फ्यूचर है, उस केस में आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लेट गो नहीं किया तो आप लेसन्स नहीं सीखोगे. वो जो सेपरेशन आ रहा है, जो रीडिंग में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने लेसन्स नहीं सीखे. फॉर एनी गिवन आंसर दैट इज कमिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे आया कि नहीं है फ्यूचर, तो मैं मान लेती हूँ कि समझो
वो लड़का या लड़की एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे, लॉयल नहीं थे, कुछ भी था, जब तक कि वो सिचुएशंस मतलब वो अलाइनमेंट में नहीं आएंगी, जब तक वो लेसन्स लर्न नहीं होंगे, तो रीयूनियन तो एज इट इज पॉसिबल नहीं है। फिर आप चाहे कितनी फ्री विल लगा लो, ओके तो या तो फिर आप एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ मैच हो जाओ, वो भी नहीं है तो आप भी नहीं हो, फिर ठीक है। बेसिकली टैरो रीडिंग ऐसा है ना, ये गाइडेंस है, या फिर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अपने जो थॉट्स उसका रिफ्लेक्शन है, तो एग्जैक्टली गाइडेंस है या रिफ्लेक्शन है? नहीं, it is definitely a guidance. It is not a reflection. That's why I don't let you choose the cards. That's why I choose the cards. Okay. When you do that, it may come out as a reflection. You know, because you have a lot on your mind right now, है ना, and you want that answer. होता है बहुत बार, you know, जब रीडिंग करवाते हैं कि तो ऐसे मेरे मतलब आई हैव केसेस कि जो लोग एक ही चीज़ के लिए फैमिली के 2 मेंबर्स रीडिंग करवा रहे हैं, तो एक जने को अलग आंसर आ रहा है और दूसरे को अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि वो एक जना जो चाहता है ना उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, इवन इफ आई एम पिकिंग द कार्ड्स, बट दैट इज इन वेरी फ्यू केसेस, नॉट ऑलवेज, बट आई हैव सीन दैट ऑल्सो वर्क्स आउट लेटर ऑन। तो जैसे मैसेज है ना, उन तक नहीं पहुंचना है उस टाइम पे जिनको मैसेज नहीं आ रहा है, और जिनको पता चल रहा है, जिनके लिए येस में आंसर आ रहा है, जैसे मैंने बोला 2 अलग आंसर आ रहे हैं, मीन्स 1 इज फॉर येस एंड 1 इज फॉर नो, ठीक है, तो जिनके लिए येस आ रहा है उन तक वो मैसेज पहुंचना है, और जिनके लिए नो आ रहा है उन तक वो मैसेज नहीं पहुंचना है, ऐसा भी होता है। ओके पर कभी भी ऐसा होता है कि काफी सारा टाइम लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो लोग ऑब्वियसली अप्स में तो नहीं आएंगे, डाउन्स में ही आएंगे, सीधी बात है। तो ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव के लिए भी लोग आते हैं, या सिर्फ कुछ भी खराब हो रहा है में तो ही आ रहे हैं सब? नहीं, पॉजिटिवली ऑफकोर्स अगर उन्होंने रीडिंग ली है, पॉजिटिव फीडबैक्स देने, तो डेफिनेटली वो आते ही है, और पॉजिटिव चल रहा है तो सबसे ज्यादा लोग पॉजिटिव टिका रहे उसके लिए आते हैं। राइट मतलब इसने जैसे बोला वही ना कि हमेशा अपन को ऐसी सारी चीजें कब वो दिमाग में आती है कि अपन चले जब अपने साथ कुछ गलत हो रहा होता है, या कि डिवोर्स हो गया तो पूछ लेते हैं, या कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया तो चले जाते हैं, ऐसा ये मतलब एक्चुअली सही बात है, शी इज राइट कि ऐसा होता है, क्योंकि क्या है, आप समझो कि आप मतलब जब आप खुश हो तब तो हम भगवान को भी कम ही याद करते हैं, Exactly, वही you understand? तो फिर टैरो कार्ड रीडर को तो कौन ही याद करेगा। तो आई बिलीव कि हाँ ये है कि जब कोई यू नो मिसरी है या कोई चीज़ परेशान कर रही है तभी ज़्यादा आते हैं, बट मेरे साथ ये चीज़ मतलब मैंने एक्सपीरियंस की है इन माई रीडिंग्स, वेन एवर जो लोगों का काम हुआ है वो फीडबैक्स देते हैं, वो लिख के नहीं देते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मतलब फ़ोन पे बताते हैं, कॉल करते हैं। आज ही जैसे एक क्लाइंट का कॉल आया, उनकी डॉटर इन लॉ को शी वॉज वांटिंग बहुत टाइम से कि यू नो चाइल्ड हो जाए, व्हेन विल शी एक्सपेक्ट, और हमको बताओ प्लीज़, हमको गाइड करो, एंड इट वॉज सच अ नाइस थिंग दैट व्हेन दे केम टू नो द फर्स्ट कॉल आउट ऑफ मतलब फैमिली को भी नहीं किया है, और जो मतलब घर में 4 लोग हैं उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि दे फेल्ट दैट द रेमेडीज और मे बी वॉट एवर आई गेव देम इट हेल्प देम सो मच, या और मैं आई डोंट टेक द क्रेडिट बिकॉज आई डोंट बिलीव आई डू इट, आई बिलीव द एनर्जी डज इट, Right. बट आई फील कि अगर आपको यू नो यूनिवर्स ने माध्यम बनाया है, और उतनी मतलब मेरे को लगता है कि जितना वो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तो रहता है, वो रीडिंग करवा रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं करवा रहे, तो फिर लेकिन जो ये कॉल होता है ना वो इतना खुश करता है हमें कि ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ अच्छा किया, तो पॉजिटिव फीडबैक्स भी होते हैं और फिर वो याद रखते ही हैं पॉजिटिव चीज़ों को, और ये बैलेंस बना रहे कि यू नो पॉजिटिव चीज़ अगर कुछ लाइफ में हो रही है तो अब मतलब वी आर सेफ एंड सिक्योर्ड इन दिस सिचुएशन, यू नो स्टेज ग्राउंडेड, उसके लिए भी वो लोग आते हैं। एक और क्वेश्चन है, आई डोंट नो थोड़ा सिली है बट ऐसा बोलते हैं ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा लोग बोलते हैं कि जो बिलीव करता है उसको फर्क पड़ता है, जो नहीं बिलीव करता नहीं फर्क पड़ता, सो इज इट सिमिलर फॉर टैरो? नहीं, आई डोंट फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बिलीव कर रही है और मैं नहीं कर रही हूँ, पर ये मेरे को जबरदस्ती लेके कि एक बार तू कर, शायद तेरे मतलब ऑब्वियसली चीजें अच्छी हो स्टार्स जाएगी, तो काम करने ही वाले हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टार्स राइट, सो वो तो करने ही वाले हैं, बट देन अफेक्ट मुझे इसके लिए कर रहा है एवरी टाइम आई चेक एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी कि मेरे साथ ये होगा या नहीं, या ये होगा या नहीं, एग्जैक्टली, बट सेम ये नहीं कर रही है, ठीक है, सो शी डजंट बिलीव इन इट और मैं कर रही हूँ, तो सेम टैरो में होता है या नहीं? या ऐसा नहीं है कि आप बिलीव नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन बिलीव करने और नहीं करने के बोथ हैव प्रोज एंड कॉन्स इन इटसेल्फ,
ठीक है। जैसे कॉन्स मैं बता देती हूँ बिलीव करने की, क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला, आई वुड नेवर वांट माय क्लाइंट टू बी डिपेंडेंट ऑन मी फॉर द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स। इतना भी मतलब कि क्या है, आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना है ना। तो बिलीव करना इज वेरी गुड और करना ही चाहिए। आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है, जो है वो तो होने ही वाला है। अगर आप मुझे नहीं पूछोगे, आप इनकी सिस्टर हो, आप मुझे इनके लिए जो पूछोगे, मैं आपको जो बताऊंगी वो होने वाला है। यू नो, इफ माई एक्यूरेसी इज दैट गुड। तो कहने का मतलब बिलीव करना नहीं करना वो आपके पर्सनल लेवल पे यू नो इम्पैक्ट कर सकता है, बट अदरवाइज उसका रिजल्ट तो वही है जो आना है। इट इज गोइंग टू बी एज इट इज। हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि मतलब विद इन मंथ्स हो जाता है, जैसे एक मंथ में हो गया एग्जाम्पल, हाँ। या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है? मतलब मैं समझी नहीं। बेसिकली कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे हाँ, एक हाँ, इंसान की पूरी लाइफ मेस्ड अप है और हाँ। उसको चीज अभी सॉल्व करना है, हाँ। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट? हाँ, of course it is a very time taking process. I think you are asking more about remedies and healings जो इसके कैरी में आती हैं, कि जब हमने रीडिंग करवा ली तो उसके बाद जैसे हम कोई भी रेमेडीज या हीलिंग्स देते हैं। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू विल बिलीव इन टू इट। आप घर जाके वो सब करोगे कि भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप अगर कोई रेमेडी कर रहे हो, आपका उसमें बिलीफ सिस्टम कितना है और कितना दिल से कर रहे हो, और सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका कोई काम बन है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रेमेडीज, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रेमेडीज के लिए। पहली बात तो ये समझना है कि जो रेमेडी है वो टाइम टेकिंग इसलिए भी है कि आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ है उसके लिए आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हो कि नहीं हो। अब आपकी कुंडली आपने सपोज कहीं दिखाई है, फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में आपकी मम्मा को बोल दिया कि भाई इसको तो बहुत पैसा है। हाँ। बोले यार कहाँ है मुझे क्यों नहीं दिख रहा, होता है। हाँ। बहुत लोगों का सुना होगा, यार इसका तो राजी हो गया है, ये वो, कहाँ है? क्यों? एनर्जेटिकल मैच नहीं हो आप, उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो। ये सेम बात मैं अपने वर्कशॉप में भी सिखाती हूँ कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं आएगी, है ना। सिमिलरली जब हम हीलिंग्स या रेमेडीज कर रहे हैं, वो टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि हम आपको चेंज कर रहे हैं। वो रेमेडी अपना काम कर रही है, लेकिन क्या आप कर रहे हो, है ना। Right. और जैसे फाइनेंशियल रेमेडी के बारे में जैसे हम बात कर ही रहे, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम लोग तो अनएथिकल चीज़ें करके भी कमा रहे हैं, होता है, कोई बात नहीं, वो उनका करना है। बट अगर समझो आप फाइनेंशियल रेमेडी मेरे से लेके जा रहे हो, I'll go for somebody who's a male, okay. If he is taking a financial remedy, but he's not treating any of the people in his house, women especially, nicely, and he is not, you know, taking care of them nicely, ठीक है, उनकी तरफ उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या घर से बाहर भी जो उनके अराउंड सराउंड वुमन है उनकी तरफ उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इट विल नॉट स्टे, ठीक है। हर एक यू नो रेमेडी के पीछे का साइंस भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मनी क्या है, शुक्र, लक्ष्मी जी का, आपको समझना है कि वो अगर आप किसी वुमन की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ सकता। और अगर बाय चांस ये सब गलत करके भी आ रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ए बी समबडी एल्स, मतलब किसी और मनी ना, हाँ, ये किसी और के लिए आ रहा है, Okay. कोई और इसका मतलब यू नो हकदार है, जिसके थ्रू, जैसे बोलते हैं ना कि किसी और के नसीब से, एक पर्सन के नसीब से घर में पैसा आता है, हाँ। यूज कौन करने वाला है, यू डोंट नो। एंड बट स्टिल आई थिंक ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं ऐसे। ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन है जो आपको ऐसा लगा कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये लोग कैसे मान लेते हैं ऐसा? ये टैरो कार्ड रीडिंग के रिलेटेड तो बहुत है कि इट इज समथिंग सबसे क्रेजी वन मतलब बता दो। या ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज, नेम इट। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जितना मैं सोच पा रही हूँ कि क्यों किसी को ये लग रहा होगा, वो इसलिए कि अब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, हमने बचपन से देखा है कुंडली बनती है, कुंडली देखते हैं, पैदा होते हैं, हमारी कुंडली बनती है ना। सेम गोज विद न्यूमरोलॉजी, नंबर्स है, अच्छा ठीक है, कुंडली से ही रिलेटेड है ना, हर किसी ग्रह का, नौ ग्रह का है उसमें भी। लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग में क्या है, वो सीधा ही वो कार्ड्स देख के, उस पर इमेजेस देख के, और वो बहुत ही वो हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब कुछ और ही है।
ऐसा कुछ नहीं है, ये डिविनेशन टूल ही है। और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इट इज रिलेटेड टू डार्क एनर्जीज, इट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज। अब ऐसी तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, इवन मतलब साइकिक रीडिंग्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, साइकिक लोग होते हैं वो बैठे हैं मेडिटेट कर रहे हैं और उनको डाउनलोड्स आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। उन्होंने अपने आप को इतना मतलब उनकी एनर्जी और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि वो साइकिक रीडर्स बन चुके हैं। तो उनको तो क्या ही बोलोगे आप, है ना, मैजिशियंस बोल दोगे फिर तो क्या है ना। और दूसरा ये भी मैंने सुना है कि टैरो कार्ड रीडर्स आर माइंड रीडर्स। ऐसा नहीं होता हम आपका माइंड नहीं रीड कर रहे हैं, हम डेफिनेटली आपकी ऑरा रीड कर रहे हैं, आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर रहे हैं डेफिनेटली, और वहीं से ही और विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स हम आपके सारे आंसर्स बता रहे हैं, बट वी आर नॉट रीडिंग योर माइंड्स। फिर तो लोग आने से डरेंगे। इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते होंगे ना आपके, तभी ये सब चीज़ें आप इतना स्ट्रांगली बता सकते हो या बिलीव कर सकते हो सब चीज़ें। Yeah. So I feel intuition is your superpower and it is the most important thing, at least for my readings, and I feel blessed that I'm able to do that. No doubt on that, it takes a lot of hard work to get that intuition, a lot of practice to reach to a point where you are able to understand the downloads. क्योंकि intuition क्या है ना, आपको एक थॉट आ रहा है, ठीक है, अब ये किसी को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये, अब बहुत लोग तो ओवर थिंकिंग करके शुरू कर सकते हैं कि इट्स नॉट एन इंट्यूशन, इट कुड बी एन ओवर थिंकिंग, बट ओनली समबडी हु इज वेरी इंट्यूटिव अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस ऑफ द फाइन लाइन बिटवीन इंट्यूशन एंड ओवर थिंकिंग। एंड कार्ड्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि उसके बिना भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कार्ड्स, मेकिंग द कनेक्शन विद द कार्ड्स, हैविंग अ गुड energetic connection with the cards and meditation itself. But I feel intuition meditation के साथ साथ intensify भी होता है, लेकिन some people have high intuitions naturally and which is a gift. I think it's great. आपके लिए डिफिकल्ट होता होगा ना कि मतलब व्हेन इट्स अ नेगेटिव रीडिंग, मतलब नेगेटिव रीडिंग नहीं बोलेंगे, बट बेसिकली सामने जो है उनके अगेंस्ट में कोई रीडिंग आ रही है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वैसा नहीं हो रहा है। सो तो वो कैसे टैकल करने का, टैकल भी, और वो बताना कैसे, क्योंकि आपने देख लिया, नाउ यू नो व्हाट आर द रिजल्ट्स, बट उनके तक वो पहुंचाना एंड वो कैसे रिएक्ट करेंगे यू डोंट नो। तो वो ऑब्वियसली फैब्रिकेटेड करके ही बताते होंगे ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो है वो तो बताना ही है। फैब्रिकेटेड मतलब छुपा कुछ भी, छुपा के नहीं, मतलब ऐसे ट्विस्ट करके या मतलब थोड़ा उनको तैयार करके। सो एज शी सेड, यस डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट टू गिव समबडी द न्यूज दे आर नॉट विलिंग टू लिसन। एंड इसलिए मैंने जैसे पहले बोला ना कुछ क्वेश्चंस, तो अभी मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ ये नहीं, और डेप्थ के रिलेटेड या मतलब कि somebody who's not keeping very well और उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ऐसे हैवी एनर्जीज मैं मतलब अवॉइड ही करती हूँ कि ये लास्ट मोमेंट पे आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम, है ना। जैसे जेंडर रिवील है वो सही नहीं है, अब यू आर एक्सपेक्टिंग अ बॉय एंड आई टेल अ गर्ल, तो कल कुछ हो जाएगी ना, तो वो तो बहुत इंटेंसिफाई हो जाए। बट नॉर्मली भी अगर जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया कि यू बोथ डोंट हैव अ फ्यूचर टुगेदर, सपोज एंड आई हैव टू डिस्क्लोज दिस, तो हाँ डिफिकल्ट तो बहुत हो जाता है, लेकिन अगर एज अ रीडर मैं उनको अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ और कन्विंस कर पा रही हूँ that don't lose hopes, but at the same time don't stick to this person or situation, or or try to raise your vibration, or either that person has to raise their vibration to become your energetic match. ये कर सकते हैं। बाकी हाँ डिफिकल्ट तो होता है, पर वही है पूरा उनको तैयार करके बताना पड़ता है कि क्या आपके लिए आ रहा है। बट इफ समवन गेट्स बैड न्यूज या बैड डिसीजंस मिलते हैं ये रीडिंग से, तो ऑब्वियसली आप टैकल तो नहीं कर पाओगे, बट उसको कैसे, जैसे ओवरथिंक वो बंदा कर रहा है और डेली स्ट्रेस से मतलब वो गुजर रहा है, तो फिर कैसे उस चीज को हील करेंगे? अब देखो क्या होता है ना, अब जैसे आप मेरे पास आ रहे हो तो मुझे आपकी एनर्जीज तो वैसे ही समझ आ गई, आपकी स्टेट में ऑलरेडी समझ आ गया, तो मुझे आपको ये जवाब देने से पहले मुझे खुद सोचना है कि इसके पीछे मैं आपको कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम दूं कि ये आंसर आपके ऊपर हैवी नहीं हो, है ना। अगर मैं आपको इमीडिएटली अब आपकी एनर्जीज में रीड कर पा रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप करेंटली कितने वनरेबल हो, है ना। गिवन दैट अगर मैं आपका बबल ऐसे ही मतलब बस्ट कर देती हूँ और मैं आपको एकदम से ये न्यूज़ दे देती हूँ, तो आपको हैंडल नहीं कर पाओगे। सो आई हैव टू बी रेडी टू मेक श्योर दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइक रेमेडीज कैन हेल्प यू,
है ना। सो जैसे कि अगर आपको मैंने कोई बताया कि ये नहीं हो सकता या आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये नहीं हो सकता, तो उसके पीछे हम आपको कोई ना कोई रेमेडी दे ही देंगे या कोई ऐसा आपकी प्रैक्टिसेस में लेके आएंगे कि आपकी डेली प्रैक्टिस में कि आप इसके सहारे आप होप रख पाओगे, है ना। जब तक होप है तब तक सब ठीक है। और होप भी ये नहीं कि हो जाएगा, वो तो हमें क्लियर करना ही है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो होप मतलब कि लेट गो करो, आगे बढ़ो, होगा तो वापस से कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे आपने मुझे पूछा कि हो सकता है आगे चल के दे हैव अ फ्यूचर टुगेदर, है ना। एंड लाइक एक रीडिंग में हम टाइम फ्रेम में ज्यादातर 2 से 3 साल से ज्यादा रखती नहीं हूँ। हाँ, कोई कोई सिचुएशंस होती है जो जैसे हमारी मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, तो ये बहुत लॉन्ग रन है, तो डेफिनेटली हम वो चेक कर सकते हैं ओवरव्यू में। बट ये तो बहुत कॉमन है ना कि अप्स एंड डाउन्स तो मैरिज में आते ही है ना। तो जब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होता है ठीक है, लेकिन जितना हो सके हम 2 से 3 साल, तो अब समझो वो लोग 3 साल के या 4 साल के बाद दे कैन गेट बैक टुगेदर, पर अभी तो नहीं हो रहा है। और अभी नहीं हो रहा है तो उनको समझाना है कि व्हाट डू यू हैव टू वर्क अपॉन, व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस, व्हाट आर द रेमेडीज दैट कैन हेल्प यू, where are you wrong, what steps you need to take, and that's why this guidance is very important। मतलब ये पूरी तरीके से आपको ब्लूप्रिंट दे देता है एक तरीके से। ऐसे ये सेम प्रोसेस आप अपने पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये रीडिंग है या ये जो भी हीलिंग्स है, हाँ, ये खुद पे हो सकता है। हो तो सकता है कर सकते हैं, पर कोई कोई लोग कर पाते हैं और कोई कोई लोग नहीं कर। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप अपने पे कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स हीलिंग्स तो करनी पड़ती है। देखो जैसे मैं किसी की एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ, तो मुझे अपने आप को बहुत सेफ गार्ड रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, ताकि मैं आपकी एनर्जी कंज्यूम ना करूँ। मैं आपकी एनर्जी समझ तो लूँ, रीड तो कर पाऊँ, उसमें टैप इन करके अगर हीलिंग कर रही हूँ तो उसको चेंज भी कर पाऊँ, आपको हील भी कर पाऊँ, बट वो मुझे नहीं अफेक्ट करनी चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे पहले अपने आप पे, जैसे सुबह में every morning, first thing I have to do is protect myself, shield myself through energy healings, cover myself enough, and similarly I have to do that before sleeping also। अब मॉर्निंग का रिचुअल अलग रहता है, व्हेन आई गो टू स्लीप इट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे आपने अभी हीलिंग्स की बात की, आप काफ़ी सारी हीलिंग्स करते हो, बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स है, आई हैव हर्ड अबाउट यू। सो व्हाट आर ऑल द प्रोसेसेस जो आप करते हो, मुझे कुछ उसके बारे में बता सकते हो? तो जैसे कि मैं रेकी हीलिंग्स करती हूँ, वायलेट फ्लेम हीलिंग्स करती हूँ, कैंडल हीलिंग्स करती हूँ, करंटली आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग एंजल हीलिंग्स एंड साउंड हीलिंग मेडिटेशन ऑल्सो। ओके, जैसे अभी आपकी स्पेस क्लियर की हमने साउंड मेडिटेशन से, वो भी या आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो ना? यस, न्यूमरोलॉजी ऑल्सो वी डू। ओके। सो कुछ ब्रीफ आइडिया दे सकते हो कि व्हाट आर दीज हीलिंग्स एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट, किसके लिए क्या है ऐसा? एक्चुअली मैं ना इसको सेग्रीगेट करती नहीं हूँ, ये सारा मेरा पैकेज एक है। मतलब मैं ये तो आपको बता रही हूँ कि किस टाइप्स की हीलिंग्स मैंने की हुई है, व्हाट एम आई सर्टिफाइड विद, बट बेसिकली दीज आर एनर्जी हीलिंग्स, ठीक है। अब आपके केस में मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली सिर्फ 7 चक्रा हीलिंग्स की जरूरत है, तो मैं सिर्फ वो करूँगी। किसी के रिलेशनशिप के रिलेटेड है तो वायलेट फ्लेम इज द बेस्ट, तो हम वो करेंगे। और किसी के में जैसे कॉर्ड कटिंग रहता है कि मतलब समझो कि अलग होना है या किसी सिचुएशन से दूर होना है पर किसी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, तो कैंडल हीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो कॉर्ड कटिंग में बेस्ट रहती है। तो एंजल कार्ड रीडिंग कैसे अपन को पीस प्रोवाइड करता है अपनी डेली लाइफ में, तो थोड़ा ब्रीफ करें। तो एंजल कार्ड रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग के बीच में पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग होता है राइडर वेट टैरो डेक से, और एंजल कार्ड रीडिंग एंजल कार्ड्स के साथ होता है। दीज आर 2 डिफरेंट डेक्स, एंड एंजल कार्ड में बहुत सारे अलग अलग डेक्स हैं, ठीक है। तो जब भी हम एंजल कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली आपके असाइंड एंजल्स को बुला के और जिस एंजल के साथ मैं कनेक्टेड हूँ उनसे गाइडेंस लेके आपको रीडिंग दे रहे हैं। और वो फॉर्मेट ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें पूरा ही आंसर लिखा हुआ रहता है कि मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ऑटो डाउनलोड्स भी होते हैं जब हम एंजल कार्ड रीडिंग करते हैं, तो मैं पेन और पेपर लेके ही बैठती हूँ, बिकॉज इट इज आई कांट एक्सप्लेन बट एंजल्स डू गिव यू गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, कि जैसे मुझे फील हो रहा है कि मैं आपको बोलूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस तरीके से जब हम आपके असाइंड एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमें पता चलता है कि आपके असाइंड एंजल्स कौन हैं। ओके, और फिर हम उनसे कनेक्ट करते हैं और आपके लिए मैसेजेस लेते हैं। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल दैट वे। ओके।
सो मतलब जैसे ये एंजल कार्ड रीडर था, ठीक है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी पे आते हैं अपन। जी। तो हाउ कैन नंबर्स हेल्प, मतलब मेरी लाइफ में नंबर्स मुझे कैसे हेल्प कर रहे हैं? देखो, आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ से आए हो वो आपके नंबर्स हैं पूरी, जो भी ईयर में आप आए हो और उनका टोटल। तो ड्राइवर और कंडक्टर समझते हैं हम नंबर्स। ड्राइवर इज द मूलांक एंड कंडक्टर इज द भाग्यांक, ठीक है। ओके। तो जब हम आपका न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो हमारे लिए ये दो नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। इन 3 नंबर से हम समझ सकते हैं कि आपका पर्पस, जैसे हमने पहले समझा था कि हर कोई एक पर्पस लेके आता है, वो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी समझ सकते हैं कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है। और आपके जो प्रोमिनेंट नंबर्स है, जैसे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, तो आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे आए हो उसके रिगार्डिंग से शादी करनी है वो मैच किया तो वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे 1 नंबर सूर्य का है और 8 शनि का है, सो आई वुड नेवर रिकमेंड नंबर 1 एंड नंबर 8 टू गेट मैरिड, okay, because they might feel a lot of challenges in their married life even if it is a love marriage, okay. So this is just an example, not particularly aiming on someone. तो ये इस तरीके से काम करता है कि जो आपके नंबर्स हैं ना वो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं अगर आपने उस डायरेक्शन में काम किया तो। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में ये एक चीज़ है, मिसिंग नंबर्स, जो आपकी लाइफ में जो मिसिंग नंबर्स हैं, वो उनका रिजल्ट्स आपको कैसा है वो भी हम रेमेडीज के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। कि समझो आपकी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में नंबर 5 और नंबर 4 की एनर्जी कम्प्लीटली मिसिंग है क्योंकि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है ना, डेस्टिनी नंबर में नहीं आ रहा, पूरी तरीके से किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। तो फिर उन प्लैनेट्स का रिजल्ट आपको कैसे मिल सकते वो हम रेमेडीज में ज़रूर बताते हैं। ओके। सबसे मतलब लकी नंबर आपने कौन सा देखा है अब तक? 1 इज सबसे, मतलब देखें, लाइक आई डोंट फील एनीबडी इज, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला ना 1 तो है लकी इन द सेंस कि बहुत पावरफुल नंबर है, बट आई फील अगर जैसे मैंने अभी बोला कि आप जो आपका नंबर है, जो आपको नंबर दिया गया, एवरी नंबर इज वेरी वेरी प्रेशियस, लकी एंड वट एवर यू कॉल इट, बहुत खास है हर नंबर। द पॉइंट इज कि आप अपने नंबर से रिलेटेड जो काम अगर कार्य आप करते हो उस नंबर से मैचिंग जो भी उस प्लैनेट, क्योंकि हर नंबर क्या है, प्लैनेट है, उस प्लैनेट से मैचिंग प्लैनेट के साथ अगर आप काम करते हो या उसी प्लैनेट के रिगार्डिंग काम करते हो, शादी करते हो, तो वो नंबर्स की मैचेस को ध्यान रखते हुए करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो यू इन इट सेल्फ कैन बी वेरी लकी फॉर लाइक वट एवर यू आर इन टू, बट गिवन दैट आप अपने जो नंबर्स हैं उनको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। या एट टाइम्स लोग पता है अपने नाम में वो डबल्स यूज करते हैं जस्ट टू ट्वीक देयर नेम्स कि इससे उनका टोटल चेंज हो जाएगा, राइट? सो डज दैट रियली अफेक्ट? yes, it does affect, it really does affect, but again अगर हम ये बिलीफ सिस्टम वाली बात पे आ जाए, है ना, तो करता तो है, काम तो करता है, बट डिपेंड करता है कि अगर जैसे मैं आपको बता दूं कि रेमेडीज कर दो, या तो उनका जो नंबर है, जैसे उनके लिए उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी अगर उन्होंने उस तरीके का कोई जो भी चीज़ के लिए उन्होंने ये रेमेडी की होगी कि डबल ए लगा दिया, डबल आई लगा दिया, वॉट एवर लगा दिया, तो अगर वो उनका जो नीश है, जो उनका प्रॉब्लम है, अगर उसके रिगार्डिंग वो और भी कोई रेमेडीज करते तो हो जाता, है ना। नंबर से तो फर्क पड़ता ही है, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट यू कैन स्टिल एक्वायर द एनर्जी ऑफ अदर प्लैनेट्स बाय योर द वे यू डू वर्क एंड रेमेडीज व्हिच वी गिव। ओके। वो आई एम टॉकिंग अबाउट रेकी हीलर, तो वो एक्चुअल मैजिक है कि वो एक्चुअल एनर्जी गुड वाइब एनर्जी है, मतलब प्योर एनर्जी है ऐसा? रेकी ब्रह्मांड की एनर्जी है, सृष्टि की एनर्जी है, ठीक है। जो सृष्टि में जो एनर्जी है ना उस स्पेस में से हम एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली तो देखा जाए ना हम सब एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी है। एनर्जेटिक मैच किसको बोलते हैं कि हम सब एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। जैसे साउंड हीलिंग है, मैं एक एग्जांपल, क्योंकि मैं साउंड हीलर हूँ तो उससे मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी कि उसमें क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी है, साउंड क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, तो हम उससे हील कैसे हो रहे हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में ट्यून्ड है ना। तो सिमिलरली रेकी एक एनर्जी है
तो हमारे जो एनर्जेटिक फील्ड है उसको क्लियर करने के लिए हम ब्रह्मांड से एनर्जी ले रहे हैं, वाइट लाइट ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है. इट्स जस्ट दैट कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, है ना. जब मैं आपको रेकी कर रही हूँ या रेकी दे रही हूँ, हीलिंग दे रही हूँ, मैं आपकी तरफ वो एनर्जी भेज रही हूँ जो बाय योरसेल्फ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट, है ना. इस तरीके से जैसे सेशन के एंड में मैं आपको ची बॉल बनाना भी सिखाऊंगी. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस एंड उससे क्या होगा ना, एक एनर्जेटिक वाइब खुद के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद को एक लेयर में कैसे ला सकते हैं कि प्रोटेक्शन लेयर में, तो वो आप ची बॉल से हम कर सकते हैं. रेकी स्ट्रेस भी दूर कर सकती है. हाँ, रेकी स्ट्रेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है. बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं या मतलब ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और एज इट इज़ आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो रेकी बहुत काम आता है क्योंकि इट विल मेंटली हेल्प यू. इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट क्लैरिटी. इट कैन हेल्प टू हील योर हार्ट बिकॉज हार्ट चक्रा हीलिंग्स बहुत लोग कराते हैं, सिर्फ हार्ट चक्रा हीलिंग्स, क्योंकि करंटली वट एवर इफ दे आर गोइंग थ्रू, मुझे ऐसा फील होता है कि ज़्यादातर लोगों को मतलब ये है कि रेकी हीलिंग्स करवाने के बाद वो लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए. बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे हो. अब जैसे आपने योगा क्लास ज्वाइन किया है ना, अगर वहीं पे फिर आप घर पे भी हर बार योगा करोगे या अपनी एनर्जीज को उतना प्रोटेक्टेड रखोगे, आई मीन फॉर आफ्टर हीलिंग्स, आप वही सेम गलतियां नहीं करोगे जिसकी वजह से आप इस परिस्थिति में आए, है ना. तो उस पर्टिकुलर नीश के लिए शायद आपको फिर से नहीं आना पड़े. बट गिवन दैट आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हो और एनर्जाइज्ड रख रहे हो, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. कैन यू जस्ट लेट अस नो सम हैबिट्स, मतलब कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, जैसे मतलब कि ways of protecting ourselves, मतलब how do you protect yourself through how you these protect your aura. हाँ, Okay, how you right. protect your aura and energies. I'll say कि एक सबसे सिंपल रेमेडी और बहुत कॉमन रेमेडी तो ये है कि आप पिंक सॉल्ट अपने नहाने के पानी में डालिए एवरी डे. बट आफ्टर दैट आई विल रिकमेंड फॉर 90 days straight you put कॉफ़ी पाउडर नहाने के पानी में. ठीक है. स्टार्ट फ्रॉम द लेग, मतलब पैरों में पहले पानी डालना है और फिर ऑल द वे अप. ठीक है. इस तरीके से आपको कॉफ़ी का पाउडर डाल के नहाना है. ये एक रेमेडी हो गई. और दूसरी रेमेडी हो गई कि एवरी नाउ एंड देन व्हाट यू कैन डू इज लाइक वीक में एक बार आपने सॉल्ट अपने पाम में लिया और उससे रब करके और बोला कि आई एम नाउ डाइल्यूटिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड इट इज गोइंग अवे. मतलब क्योंकि वो सॉल्ट डाइल्यूट हो रहा है और सारी एनर्जी वो चली गई. टू से दिस और धो लेना अपना हाथ, हैंड वॉश कर लेना है, मतलब नॉर्मल टैप वाटर से. ठीक है. लेकिन वो आपके पाम में इस तरीके से हो जाना चाहिए. और दूसरा सबसे बहुत ही प्यारी रेमेडी, इजी रेमेडी आई से, फिटकरी हम सबके घर में होती है. अगर आपको लगता है कि आप एनर्जेटिकली आपको मतलब नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से घिरे हुए हो, तो फिटकरी के साथ इतनी रेमेडीज है. मैं 2-4 बता देती हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्पफुल है. सबसे पहले तो अगर आप यूर अ वर्किंग पर्सन, एवरी मॉर्निंग आफ्टर बाथ आप फिटकरी ले लो अपने साथ और अपने पॉकेट में रखो, वॉलेट में रखो, बैग में, मतलब जो आपके अराउंड होनी चाहिए आपके रेडियस पे, है ना. अगर आपका वर्किंग डेस्क है तो वहाँ पे अपने साथ लेके रख दो. ठीक है. फिर रात को जब आप घर आते हो, इवनिंग में जब भी आप घर आते हो, उसको फ्लश कर दो. ठीक है. लेकिन जब आप सुबह में उसे ले रहे हो तो आपको उसे एक मेंटली एक टास्क असाइन करना है कि थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड मी थ्रू आउट द डे. तो पूरे दिन की जो भी आपके अराउंड सराउंड होंगे ना, इवन लोग जो नेगेटिव होंगे, ये आपको 21 days करके देखना है. ठीक है. ये हो गई फर्स्ट रेमेडी. सेकेंड रेमेडी फिटकरी के साथ कि अगर किसी को नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम है, रात को आप ये चीज़ फिटकरी को बोल के सो कि मुझे नींद अच्छे से आ रही है, थैंक यू टेकिंग अवे ऑल माई बैड ड्रीम्स और वट एवर एनजाइटी और वट एवर इज क्रिएटिंग मी टू नॉट बी एबल टू स्लीप. ऐसा करके 21 दिन पिलो के नीचे रोज रखो और सुबह में उसे रोज फ्लश कर दो. फ्लश ही करना है. ओके. ठीक है. फिर तीसरी रेमेडी, आपको लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, जगह जगह पे अलग अलग प्लेसेस पे छोटी छोटी फिटकरी की रख दो, स्टोन्स छोटे छोटे ऐसे. ठीक है. और उसको दूसरे दिन झाड़ू में निकाल दो सीधा बाहर. तो ये भी एक अच्छा तरीका है.
तो इस तरीके से फिटकरी बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लगता है नेगेटिव एनर्जी का क्लेंजर है कहीं पे भी. इट हेल्प्स अ लॉट या. कभी और आपने- नहाने के पानी में भी इट विल बी हेल्पफुल अगर आपने थोड़ा डाल दिया तो. नेगेटिव एनर्जी का भी आपने एक्सपीरियंस किया है? हाँ किया डेफिनेटली. अभी वी वर लाइक, मतलब किसी के घर हम गए थे. दे वर लुकिंग फॉर अ हाउस एंड दे सेड कि लाइक यू कैन कम अलोंग, हम देखने जा रहे हैं ऐसे ही. शी वॉज अ फ्रेंड सो शी सेड कि चल हम जा रहे हैं तो तू भी चल देखते हैं. एंड व्हेन वी एंटर्ड दैट हाउस, बहुत अच्छा लग रहा था उनको तो कि डन ही करना है. और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो लग रहा है कि है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही बात. अब मैंने उस टाइम तो नहीं बोला इमीडिएटली व्हेन वी वर इन द हाउस. फिर ना हम वापस आ गए और मैंने उसको, मतलब मैंने भी सोचा कि अगर ये बोलती है लेना है तो मैं बोलूँ, नहीं तो अभी किसी थर्ड पर्सन का हाउस है क्यों बोलूँ कुछ भी. तो उन्होंने बोला कि शायद तो हम वही डन करेंगे. तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी लगा था. आई नो यू डिडंट आस्क फॉर दैट बट आई एम टेलिंग यू कि मुझे लग रहा है. तो शी सेड अच्छा. तो फिर अभी मैंने बोला मुझे लग रहा है तू देख ले किसी, अगर तुमको ऐसा हो तो. बोले मेरे पापा ना किसी वास्तु वाले में मानते हैं. तो उन्होंने चेक करवाया तो था. तो होता तो है. और नेगेटिव एनर्जीज, आप ये बोल रहे हो क्लाइंट रीडिंग करवाने आता है उनके साथ इतनी नेगेटिव एनर्जीज उनके आसपास होती है, वो घिरे हुए होते हैं इन सब चीज़ों में. बट उनको भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं. बट होती तो है. एंड नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस, मतलब कैसे नेगेटिव एनर्जी कि ये इधर रहना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए का, मतलब कैसे? देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज. एक तो है कि आपने अपने वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी लो कर दी इसलिए आप नेगेटिव हो गए हो, आप खुद ही वो एनर्जी थ्रो कर रहे हो. एक होता है कि नेगेटिव एंटिटीज जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि उस घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं थी, नेगेटिव एंटिटी एग्जिस्ट करता था. ओके. है ना. तो और नेगेटिव एनर्जी और एंटिटी दोनों ही आपके साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. एक होता है नेगेटिव एनर्जी जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, वो तो आपने कर ही लिया. और कभी कभी एंटिटी भी होता है, किसी के घरों में होता है, किसी स्पिरिट्स एंड ऑल. या या. ठीक है, ठीक है. नो हियर इट्स गुड. नहीं, इन जनरल मेरे को ऐसा पता नहीं है, मतलब मैं कहीं जाऊंगी तो मैं कैसे फिगर आउट नहीं कर सकती ये सब चीजें. तो ऑफ अभी कोर्स कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट आप इतने ओपन टू रिसीविंग होने चाहिए. यू हैव टू बी ओपन टू रिसीविंग वॉट एवर इट इज. सिमिलरली हीलिंग्स जब हम करते हैं ना, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भैया आपको ओपन टू रिसीविंग तो होना पड़ेगा, कि आपको समझ में तो आए कि क्या हो रहा है. कोई एक ऐसा केस बता सकते हो एज इन के जिसमें आपने नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपने ये बताया सब ये नेगेटिव एंटिटीज जैसे हैं, ऐसा कुछ आपको फील हुआ है कोई कार्ड रीडिंग के रहा है, कोई ये हीलिंग्स के रहा है एंड दे आर कैरिंग दैट नेगेटिव एंटिटी विद आप देम? कंफर्टेबल हो गए? हाँ, मतलब वो अगर सेफ आपके आई विल लिए नॉट टेक नेम्स. देखो ऐसा तो बहुत बार होता है कि दे आर सराउंडेड बाय नेगेटिव एंटिटीज बट सम ऑफ देम आर गुड ऑल्सो. हो. आई टेल यू गुड केसेस. ठीक है. ठीक है. तो आपके लिए भी लाइट रहेगा थोड़ा. तो जैसे एक क्लाइंट थे, वो जिस घर में रहते थे ना, उनके 2 या 3 मतलब कि ओनर्स पहले, मतलब काफ़ी साल हो गए होंगे, उससे पहले जो ओनर थे उनका कोई उस घर में था और एजेड पर्सन वुमन थी. ठीक है. अब वो जैसे रीडिंग करवाने आया तो मुझे कह रहे कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरी बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है. ठीक है. लेकिन मेरा जैसे जैसे धन बढ़ता जा रहा है ना, वैसे ज़्यादा, मतलब कि मेरा जो, मतलब उनका एक सन था, वो मतलब ही वॉज लाइक 15 और 16 ईयर्स ओल्ड, बट 5 साल से तो वो लोग वहाँ पे थे. अब वो यंग होता जा रहा है. बोले वो इतना वो होता जा रहा है कि पापा ज़्यादा कमा रहे हैं तो मतलब मैं सब हाई एंड चीज़ें लूँगा या सब कुछ ऐसे लूँगा. तो रीडिंग में मतलब ऐसा आया कि वो जो फाइनेंसेस उनके पास आ रहे थे, वो जो एंटिटी थी, वो मतलब दैट आई विल से दैट एनर्जी वाज क्रिएटेड इन सच अ वे कि वो उनको, उसके सन को वो पैम्पर करना चाहती थी, थिंकिंग ही इज माय ग्रैंडसन. ओके. तो या तो वो खुद सोचते थे मैं इसको सब अच्छा अच्छा दिला दूं, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं चाहता ही हूँ, पर मुझे अब लग रहा है कि मेरे चाहने की वजह से ये भी बहुत ज्यादा वो हो गया है कि पापा ये भी दिला दो वो भी दिला दो, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है तो अब इतना नहीं चलेगा. अब समझो पहले 10-12 साल का था तब तक तो ठीक है. अब जैसे जैसे बड़े हो जाते तो हाई एंड मोबाइल्स ये वो, तो वो बात लेके आए थे कि मैं ये स्टॉप कैसे करूँ कि मैंने ही उसको पैम्पर कर दिया है. तो वो एनर्जी बोल रही थी कि नहीं ये तो मेरा भी है. तो
ऐसे होता है, अच्छे भी होते हैं फिर नेगेटिव भी होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। तो वो पूरा मतलब वो चाहती थी कि उसको सब मिले, वो ही शैल बी हैप्पी, मतलब मैसेज ऐसा आ रहा था कि मेरा ग्रैंडसन हैप्पी होना चाहिए। वो लिटरली उसका ग्रैंडसन नहीं है उनका, So that you got to know through readings and everything, रीडिंग right? या बट इट वॉज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों आई आस्क्ड देम कि कोई एल्डरली पर्सन आपके घर में है, क्या है। समझ तो आ रहा था या तो उनकी ही दादी चली गई है वो है, पर वो भी नहीं आया कि वो नहीं है। थी उनकी दादी नहीं थी एक्चुअली, द क्लाइंट दैट केम उनकी मॉम नहीं थी, तो वो जो उनका बेटा है उनकी ग्रैंड मदर नहीं थी वैसे। फिर समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था बट अल्टीमेटली समझ आ गया। और फिर उन्होंने बताया भी कि यहाँ पे हम थर्ड ओनर हैं ऐसा करके। Okay. अभी व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट वायलेट फ्लेम एंड सो वायलेट फ्लेम हीलिंग्स जो है ना वो असेंडेड मास्टर सेंट जर्मन के साथ कनेक्टेड है। वो उनके थ्रू हम ये लर्न कर रहे हैं। वायलेट फ्लेम हीलिंग्स एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है जो कि स्पेशली रिलेशनशिप्स में हार्ट चक्रा हीलिंग में बहुत काम आती है। वायलेट फ्लेम की एक मैं आपको बताती हूँ, वो रे ऑफ लाइट है जो वायलेट लाइट है। फ्लेम इतनी ब्यूटीफुल है आपको फ्लेम नहीं लगेगी, है ना। और जो सेंट जर्मन है उन्होंने एक चीज़ बताई है कि आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर। मतलब उनका जो ये स्टेटमेंट था, जो ये प्रेयर है, जो वायलेट फ्लेम की ये प्रेयर है, वो ये ग्लोरीफाई कर रहा है कि ये प्योर एनर्जी है, ये वायलेट एनर्जी है जो आपको हील करेगी। ठीक है, कोई कोई चीज़ बर्न होके ही एग्जिस्टेंस में आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो बर्निंग के बाद ही होता है ना। तो जो वायलेट फ्लेम एनर्जी है वो आपको एक दूसरे लेवल पे ट्रांसम्यूट करती है। आपकी जो हिडन यानी जो भी हिडन सॉरोज मैं बोल लूँ या कार्मिक डेप्थ्स बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ भी जो डंप्ड है ना उसको वैनिश कर देती है। और इसीलिए जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनके भी पार्टनर्स कार्मिक हैं या पास्ट लाइफ कर्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें वो बहुत काम आता है। और स्पेशली अगर जिनका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक है तो इट डज हेल्प अ लॉट। Okay. वायलेट फ्लेम में अपन डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे आपने बोला रिलेशंस के लिए यूज होता है। देखो जो हीलर है ना वो तो कर सकता है, उसके लिए भी एक लिमिटेड टाइम है। और उसमें क्या होता है ना कि वो एनर्जी एक्चुअली क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, चेंज ला रही है, तो थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है। इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना टाइम देना है, हीलिंग आपको कितना पर्टिकुलर टाइम तक देना है। क्योंकि ज़्यादा देंगे तो आपके लिए, क्योंकि ये जब हीलिंग करेंगे ना तो सब सरफेस पे आएगा ना, तो आपका जो सॉरो होगा इनिशियली आपको और ज़्यादा फील होगा। वो क्यों हो रहा है कि ज़्यादा फील हो और एक्सटिंग्विश हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। तो इसलिए उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी भी कम रखते हैं हम लोग और टाइम फ्रेम भी उसका कम रखते हैं कि जैसे दिन में 5 मिनट इज इनफ फॉर स्टार्टिंग द केस। What is candle healing? So basically candle healings is done with the help of candles. Candles are made, the candles that are used in candle healings are made with some particular herbs, oils and affirmations. उसका रीज़न ये है कि जो कैंडल है उसमें हम जो ऑयल्स डाल रहे हैं और जो ब्लेंड्स डाल रहे हैं उसमें एसेंशियल ऑयल्स हो गया, हर्ब्स हो गया, वो हर्ब्स पर्टिकुलरली आपकी हीलिंग में काम आते हैं। तो हम डायरेक्टली हर्ब को नहीं बर्न कर रहे हैं, हम उसको एज अ कैंडल करके कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बे लीफ है वो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अब आप बोलोगे कि मुझे प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ भी चाहिए पर किसी की ईविल आई भी नहीं लगे, तो हम पर्टिकुलरली आपके लिए इस तरीके की कैंडल बनाएंगे जिसमें बे लीफ भी होगा। फिर ईविल आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ हर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोव्स, ब्लैक पेपर, तो वो भी हम उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं। और स्पेशली जब कैंडल्स हम बनाते हैं टू डू द कैंडल हीलिंग, उसमें पर्टिकुलरली हम अफर्मेशंस ऐसे यूज़ करते हैं वाइल मेकिंग इट, वी आर ऑलरेडी इन दैट एनर्जी मोड, हीलिंग मोड, कि जब हम आपके लिए पर्टिकुलरली क्रिएट कर रहे हैं वो सारे थॉट्स हम उसमें आपको जो मतलब रिजल्ट्स चाहिए उस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, So मतलब वो जैसे अगर मेरे लिए हीलिंग हो रही है तो मेरे अकॉर्डिंग कैंडल्स बनेगी। यस आपके अकॉर्डिंग बनेगी, या तो प्री मेड भी होती हैं, Okay. मतलब हम बना के रखते हैं फिर उसके ऊपर सीजल्स लगते हैं,
आपका नेम लगता है, डेट ऑफ बर्थ लगता है। देखो कैंडल हीलिंग को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेज इट इज डन। वन इज कैंडल मैजिक एंड वन इज प्योरली कैंडल हीलिंग्स। और मेरी कैंडल्स इतनी लाइट एनर्जी होती है ना कि मैं आपको भी दे दूँ ना तो आप खुद भी उससे हीलिंग कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट आई डू। कि मुझे लगता है ना कि क्लाइंट का, जैसे आपने इनिशियली पूछा कि बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो ठीक है आप ये ले लो और मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या अफर्मेशन नीचे लिख के रखना है। और पर्टिकुलरली फुल मून्स पे जैसे बहुत अच्छा रहता है कैंडल हीलिंग करना, तो मैं उसको एनर्जाइज करके आपको दे दूंगी। ठीक है, जैसे क्रिस्टल्स एनर्जाइज होते हैं वैसे कैंडल एनर्जाइज करके दे दूंगी। आप नीचे अफर्मेशन लिख सकते हो। सी फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनेंशियल के लिए लिया है, तो आपका टारगेट है कि मैं मंथली इतना सो एंड सो अमाउंट कमा रही हूँ। आपको वो वहाँ पे लिखना है कि आई एम अर्निंग इन प्रेजेंट टेंस, आई एम अर्निंग सो एंड सो अमाउंट एवरी मंथ। नीचे आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और ऊपर कैंडल जला देनी है। फिर उसको डिस्कार्ड करने के तरीके और सब कुछ हम बताते हैं। जैसे अभी फुल मून था तो फुल मून वाटर भी बहुत लोगों को मैंने बनवाया, कैंडल हीलिंग्स भी करवाई। तो जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर हीलिंग नहीं समझ आ रही है, तो हम आपको कैंडल दे देते हैं कि आप खुद करो, आपको ऐसा लगता है तो। क्योंकि वो इतनी लाइट एनर्जी, हम अट्यून तो उनको ऑलरेडी कर चुके हैं, एनर्जाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ आपको अपने अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन के थ्रू उसको चार्ज करके और बंद करना है। व्हाट इज EFT थेरेपी? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT। ये जो पर्टिकुलर थेरेपी है ना, वो आपके पूरे बॉडी में मेरिडियंस होते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, सुजोग, एंड आई एम अ सुजोग थेरेपिस्ट ऑल्सो। सो आई कैन एक्सप्लेन यू कि कैसे हर एक पॉइंट एक मेरिडियन के साथ जुड़ा हुआ है और वो आपके स्टोर्ड इमोशंस को रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि जब आप अपने थर्ड आई पे टैप करोगे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज़ में लाइफ में, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से EFT के अफर्मेशंस दूंगी जिससे कि आप वो टैपिंग करके ही लाइक उस चीज़ को फेस कर पाओगे या उस चीज़ की क्लैरिटी ले पाओगे। EFT is very helpful for those people who are going through a very hard time, anxiety अगर होता है, या मतलब जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, छोटी छोटी बातों का डर रहता है ना, उसके लिए और भी रेमेडीज है। बट EFT कैसा है ना, जैसे ये कराटे चॉप पॉइंट है, ठीक है, जब यहाँ पे मैं EFT टैपिंग कर रही हूँ इतना रिलीज होता है। अगर आपको अभी फील करना है तो आप भी कर सकते हो, जैसे ये 4 उंगलियां साथ में करके और यहाँ पे कराटे चॉप पॉइंट पे आपको मारना है इस तरीके से, यू हैव टू हिट इट। ओके, थोड़ी देर करोगे आप 30 सेकेंड्स, यू विल फील दैट समथिंग इज रिलीजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेरिडियन पॉइंट है। फिर इसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे थर्ड आई मैंने बताया, साइड ऑफ द आई, कॉलर बोन, अंडर द आर्म, हार्ट चक्रा पॉइंट, ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, that is called क्राउन चक्रा पॉइंट। तो ये अलग अलग टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, अंडर द आई, अंडर द चिन, इस तरीके से। तो ये सब आपके मेरिडियन से कनेक्टेड है। वो आपकी स्टोर्ड जो भी अनवांटेड इमोशंस या स्टोर्ड इमोशंस को बहुत क्लियर आउट करते हैं। जी, ऐसे कोई 5 ट्रिक्स बता सकते हो जो कॉमन पीपल यूज कर सके अपनी लाइफ? मतलब जैसे ये है ना, जो अफर्मेशंस हैं जो ये EFT में हम देते हैं, वो पर्टिकुलर नीश के हिसाब से ज़्यादातर तो मैं देती हूँ। पर मैं जैसे सपोजिंग समबडी हु वांट्स टू अट्रैक्ट मोर पीस इन लाइफ बट करेंटली इज नॉट एट दैट प्लेस, तो हम उनको ये अफर्मेशन दे सकते हैं कि क्योंकि देखो जो नॉर्मल अफर्मेशंस और EFT अफर्मेशंस हमेशा अलग रहते हैं। तो जो मैं EFT अफर्मेशंस देती हूँ वो कभी नॉर्मली नहीं करना चाहिए, वो टैपिंग पॉइंट्स के साथ। हाँ, टैपिंग या ट्रिक्स मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, तो जब ये टैपिंग पॉइंट है तो आपको बोलना है कि इवन दो आई एम नॉट एट पीस राइट नाउ, आई होली एंड सोली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ सो दैट आई एम पीसफुल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। यही सेम आप जो अफर्मेशन है वो आप साइड ऑफ द आई, थर्ड आई, चिन पे और कॉलर बोन पे भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो जैसे आपने ये बोला अफर्मेशन यूज करते हैं, हाँ। सिमिलरली अपन मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं, राइट? यस। सो हाउ डज मैनिफेस्टेशन वर्क? आपने एक विजन बोर्ड भी अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप किया था, राइट? हाँ। सो ये सारी चीजें आप हाँ,
तो मैनिफेस्टेशन कैसा है ना, मैनिफेस्टेशन इज समथिंग दैट यू वांट. लाइक मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आपके डिजायर्स जो आप चाहते हो कि कंप्लीट हो. जैसे अभी मैंने वर्कशॉप किया, वो पर्टिकुलरली व्हाट यू कैन मैनिफेस्ट इन 2025. आई बिलीव मैनिफेस्टेशन क्या है ना कि वो अचीवेबल, पहले तो शुरू करना है ना आपको, अचीवेबल शुरू करो. ठीक है. तो जो विजन बोर्ड है ना, उस पे हम इस साल के लिए ही सिर्फ जैसे मैं लेके आई हूँ, किसी का विजन बोर्ड लेके आई हूँ, उन्होंने जो अभी बनाया था विजन बोर्ड, वो पर्टिकुलरली इस साल उनको क्या अचीव करना है, सिर्फ वो ही उन्होंने पेस्ट किया. ठीक है. तो अगर आप जब ये चीज़ करते हो कि सिर्फ उतना ही मैं जितना मेरे लिए अचीवेबल है, तो आपका मैनिफेस्टेशन एक तो फास्टर हो जाता है. अब हम समझे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट एनीथिंग दैट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर रियलिटी. मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है कि आपकी पैरेलल रियलिटी में एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो आपको विजुअलाइजेशन में आ रही है, जो आप सोच रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ, ये चाह भी आपके अंदर इसलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रियलिटी एग्जिस्ट करती है. बट उसको अचीव करने के स्टेप्स, वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. Manifestation is a very vast topic, but in short, if I'll say, to achieve anything, to manifest anything that you want, you have to be aligned with the frequency of the thing that you want to achieve. अब अगर आप लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको पहले लोअर वाइब्रेशन में आना पड़ेगा. बट वो कोई क्यों ही करेगा. पर हमें कभी कभी नहीं पता होता कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी, और यूनिवर्स को ना नो नहीं पता है. जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अब आप बोलो नहीं मुझे तो कभी ब्लैक गाड़ी लेनी ही नहीं है, ना मैं ब्लैक गाड़ी तो कभी ना लूँ, ऐसा बोलने का ही नहीं. वो ब्लैक गाड़ी ही खड़ी हो जाएगी. यूनिवर्स को तो नहीं पता, वो तो सुन रहा है अच्छा ब्लैक गाड़ी, जब ब्लैक गाड़ी, आप समझो वो सिर्फ ना की पॉइंट्स, वो हमारी तरह सब इन डेप्थ नहीं. वो मेन आपने क्या बोला, 10 बार आपके मुंह से क्या निकला, ब्लैक गाड़ी. आपको क्या चाहिए, व्हाइट गाड़ी. मेरे पास व्हाइट कार आ रही है. ये नहीं चाहिए कभी नहीं बोलने का. ये वो इस पे ना एक मीम भी बहुत बना था, परिणीति चोपड़ा ने बोला, नेवर एवर आई विल नॉट गेट मैरिड टू अ पॉलिटिशियन, नेवर एवर. और तो वो आप सोचो, वो यूनिवर्स नेवर एवर नहीं सुन रहा है, तो पॉलिटिशियन ही सुन रहा है सिर्फ. सो दैट्स फनी, बट या इट वर्क्स लाइक दैट. एंड मैनिफेस्टेशन इज इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना पड़ेगा. वॉट नोबडी टेल्स यू अबाउट मैनिफेस्टेशन इज दैट इट एग्जिस्ट पैरेलल रियलिटी में, वो एग्जिस्ट करता है. ये मैं मेरे कोर्स में बहुत अच्छे से यहाँ वर्कशॉप्स करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, पर अभी शॉर्ट में समझा रही हूँ. और वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके स्टेप्स हैं. लेकिन फर्स्ट थिंग इज बिलीव, सेकेंड थिंग इज आस्क, फोर्थ थिंग इज रिसीव. बट बिफोर दैट इन दोनों के बीच में एक चीज़ है ग्रैटिट्यूड. अगर आपकी लाइफ में अभी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है ना, मैं बोलती हूँ खराब सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड है. और मैंने ये देखा है और मैंने ये पर्सनली फील किया है कि जो चीज़ खराब हो रही है ना, उसमें भी फाइन लाइन में ग्रैटिट्यूड है ही. आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपको जो चाहिए, आप इतना उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या वो चीज़ें कर रहे हो, रेमेडीज कर रहे हो, ऐसा. तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. ठीक है. सो मैनिफेस्टेशन कार्ड्स भी हैं आपके पास, राइट? Yes, I have manifestation cards today for you both. I thought I'll help you with this कि अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो I have brought manifestation cards. जैसे आप दोनों कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच सकते हो, उसके रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कार्ड्स आपको गाइड करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, और आप मुझे तुरंत ही बताओगे कि ये रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो एक गाइडेंस है मैनिफेस्टेशन में. ओके. या तो अभी आपको अपने दिमाग में पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर टारगेट और मैनिफेस्टेशन ऑफ योर्स के बारे में सोचना है ना. ओनली वन, वील कीप इट वन. ओके. मैनिफेस्टेशन कार्ड योर्स. Does it resonate with this? And you? Yes. तो yes से तो काम नहीं चलेगा, आपको कुछ रिव्यू देना पड़ेगा. Like what do you feel like after reading the cards की, जैसे आपने कुछ सोचा था, जैसे आपने कुछ ऑलरेडी सोचा था, तो आपको
कैसे, मतलब कि उससे रिलेटेड समझ आया कि मीनिंग ऑफ द कार्ड? हाँ मतलब एक प्रोसेस है जो अभी चल रही है, शायद आगे जाके वो चीज़ होने वाली है, ऐसा उसमें बोला है ऐसा। ओके, एंड विथ यू? कुछ चीज़ें पकड़ के बैठे हैं फ्रॉम द पास्ट, आई गेस. I mean, you can. It's not necessary to disclose the card. You only have to disclose your experience. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. हाँ. ऐसे शॉर्ट में ही बता रही हूँ, मैं कुछ वो नहीं बता रही कि देर इज समथिंग आई हैव टू लेट गो टू सी द फ्यूचर. मतलब हाँ, सो पास्ट में काफी सारी चीजें हैं जो अभी मूव ऑन करना पड़ेगा. हाँ, सो आई हैव टू लेट गो दोज थिंग्स एंड सो या इट इज गोइंग टू एग्जैक्टली रेजोनेट विद मी. Okay, nice. So that's how it works. Yeah. So what is sound meditation? So sound meditation और to say sound healing जो होता है, तो sound healing जो होता है ना, वो there are Tibetan singing bowls, crystal bowls, then tuning forks, और इन सब के साथ sound healing रहता है. Sound healing basically works on the frequencies. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए एक फ्रीक्वेंसी है जो साउंड प्रोवाइड करता है ना, तो वो इस तरीके का साउंड एलिमिनेट करता है जिससे कि आप हील होते हो, आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को रिलीज करती है या वो उस प्लेस पे आती है कि जो आपको अचीव करना है ना. सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि साउंड हीलिंग में अलग अलग हमारे पास टूल्स हैं, उसमें से सबसे प्यारी एक जो मुझे लगती है वो है ये रेन स्टिक. आप जैसे हमने आपका टिबेटियन बाउल से स्पेस एनर्जाइज किया था, मून बाउल से, और उसी तरह ये रेन स्टिक भी है. और आपको एक छोटा सा इसका मैं डेमो दिखा सकती हूँ, और आप सिर्फ इसकी साउंड सुन के और सिर्फ 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए जो अपनी आइज क्लोज करते हो तो आपको एक रिलैक्सेशन फील होगा. सो विल स्टार्ट. ओके. तो ये जो अभी आपने सुना वो रेन स्टिक का साउंड है. ये बहुत ही हीलिंग साउंड है. और जैसे कि हम समझते हैं ना कि बारिश बहुत चीज़ें लेके जाती है, आपका दुख लेके जाती है. अगर आप अगर आप बारिश में नहाते हो या उस वाटर को भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो. सिमिलरली ये साउंड आपकी ब्रेन वेव में इतना अच्छे से आपको सूद करता है ना. जैसे बारिश में सिर्फ हम खिड़की पे बैठे हैं, हमको क्यों इतना अच्छा लग रहा है, हमें क्यों फील हो रहा है कि जैसे कुछ निकल रहा है, एंड एवरीथिंग इज लाइक कोई भी एक डंप एनर्जी बाहर आ रही है एंड वी फील लाइटर. सो दिस साउंड होल्ड्स अ सर्टन फ्रीक्वेंसी विच इज असाइंड टू गिव यू दैट पीस एंड दैट रिलैक्सेशन एंड दैट गुड फीलिंग. तो ये बहुत अच्छा लगता है. और साउंड बोल जो होता है, जो मून बाउल्स होते हैं, साउंड बाउल्स होते हैं, जो क्रिस्टल बाउल्स होते हैं, इवन ट्यूनिंग फोक्स, वो पर्टिकुलरली आपकी या तो जैसे फिजिकल बॉडी हो गई तो चक्रास को हील करेंगे. पर्टिकुलर कोई आपको जैसे माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उस तरीके से काम करेंगे. अगर हम स्पेस की बात करें तो वो स्पेसेस क्लियर करेंगे. जैसे ये ऑफिस है तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी क्लियर करने में भी वो काम आते हैं. और जैसे हमने थोड़ी देर पहले वो वाटर डाल के साउंड बाउल घुमाया था, तो वो फ्रीक्वेंसी आपने देखी कैसे वो वाटर खुद एक टिंगलिंग साउंड बना रहा था. वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है. तो जैसे हम समझे कि हम क्या है, 70% ऑफ अस इज व्हाट, वाटर. जब वो उस पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो हम पे वो साउंड कैसे हमको हेल्प करेगा. सो इट इज़ अ वेरी good thing to get you relaxed and bring you back to a vibration, to a frequency of being able to achieve anything you want. at least एक stability आपके अंदर आती है. राइट. तो वही साउंड मेडिटेशन मतलब ये सब चीज़ों में ही हेल्प करते हैं अपन को, राइट? Yes, everything, like any kind of stress, anxiety,
चक्रास आर इम्बैलेंस, रिलेशनशिप में भी काम आ सकता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली एक इंसान के ऊपर ही, जैसे अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और आपको अगर कुछ हील करना है तो इंडिविजुअली हम सिर्फ आपको हील करेंगे. जो हम दूसरी हीलिंग टेक्निक्स है उसमें हम एज अ कपल भी आपको ले सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सिर्फ इंडिविजुअली आपको ही हीलिंग देंगे हम. ओके. सो ये अलग अलग उसमें यूज होता होगा ना, जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप है, वैसे स्पेसेस है. एरियाज कौन से एरियाज में यूज कर सकते हैं? एरियाज जैसे कि स्पेस में ऑफिसेस हो गए, घर में जिनके घर में नेगेटिव एनर्जी. अब आपने ना, मैं आपको एक केस बताती हूँ. जैसे अभी मुझे क्वेरी आई है, उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे ना एक रूम में तो हमको बहुत अच्छी नींद आती है और एक रूम में, जबकि हमने वास्तु ऑस्पिशियस घर बनाया, हमें नींद अच्छी नहीं आ रही है. तो एनर्जी क्लेंजिंग की ज़रूरत है. इससे हो सकती है, तो डेफिनेटली इट्स अ यस कि इससे हो सकती है. तो जहाँ जहाँ आपको हैवी एनर्जी या ऐसे लग रहा है स्टैग्नेंट एनर्जी है, और ये मैंने एक जैसे क्लाइंट है मेरे, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बच्चा जहाँ पे जो उनका बेडरूम और स्टडी रूम सेम है, तो टेक्निकली इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि बेडरूम की एनर्जी हमेशा अलग होती है, स्टडी रूम की अलग होती है. बट वी ट्राइड एनर्जाइजिंग हिज स्टडी टेबल, मतलब वो बेड से तो अलग ही था. तो वो जब एनर्जाइज किया ना, तो उनको लाइक मतलब 1 वीक के अंदर ही थोड़े Results आने डिफरेंसेस फील होने लगे. बट हमने क्या, स्पेस में भी किया और चाइल्ड पे भी किया, ओके. कि उसका फोकस रहे ऐसे. वही आपको 1 वर्ड में आंसर करना है. क्विक फायर राउंड है. ओके. फेवरेट टैरो कार्ड. टैरो डेक राइडर वेट, बट द फेवरेट कार्ड इज द एम्प्रेस. गो टू क्लिनजिंग मेथड. I'll say it is my sound bowl and also Fitkari, as I said. Okay. Most misunderstood card. Most misunderstood card, I'll say it is the death. The death does not actually mean it's some real death. It is the death of the situation. Intuition और guidebook. Intuition always. Spreads अपन जो बोलते हैं ना, simple या complex. I'll say simple, because answers are already complex. Favorite suit. Favorite suit मेरा नहीं है. That's because I consider each and every card is, and every suit is very important. Card you always hope to pull. I always hope to pull is the Magician, and I think it will go with most of the readers because it gives certain level of hope and possibilities that everything can be done and is not under control, but possibilities are still there. Biggest tarot misconception. Biggest misconception is that tarot card readings will scare you. You shall not go to a reader. In fact, they are here to guide you, help you, help you the best possible ways. Okay. Yeah. Favorite time to read. Favorite time to read cards. Okay. मतलब ये reading and all. Ideal time or favorite time to read cards is for me in the afternoon, after lunch, or maybe like 4-5 p.m. is the best. I feel that's a very peaceful time for me. Okay. Your spirit tarot card. Spirit tarot card, again the Empress. Done. Nice. I have few more questions. Okay. If your favorite number had a personality, what it would be like? Sorry. Favorite number basically. Favorite number. I'll say it is 3. Okay. Yeah, because it speaks about expansion, growth, और गुरु का number है, so yeah. Okay. And if numbers could talk, which one would you give the best for advice? Best life For advice. advice again 3. Because आप किसके पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे ना. सही बात है. So what number would you invite to a dinner party and why? To a dinner party, because I am a very मतलब बहुत quiet kind of a person. Introvert. हाँ, मतलब I'll either go for 2 or 7, 5. Okay. बाकी 1 और वो वाले तो थोड़े हैपनिंग हो जाते. If each number was a superhero, what powers would 11 have? 11 is a sea master manifester. Okay. ठीक है. 11 के पास पावर है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, वो भी अपने इमोशंस के थ्रू. तो 11 is like master manifester for me. Okay. What's the quirkiest numerology myth you have ever heard? That numerology can actually change like every aspect that you have had until now.
तो वो मतलब आई से कि हर एरिया में एक, जैसे आपने बोला ना, एक ए ऐड करने से सब कुछ नहीं चेंज हो जाएगा। हाँ, आपको पर्टिकुलरली कोई नीश है वहाँ पे काम करेगा, थोड़ी हेल्प मिलेगी, दैट्स इट ना। हाँ, पर्टिकुलर एरिया में हेल्प मिल जाएगी और अच्छी हेल्प मिल जाएगी, लाइक उस पर्टिकुलर एरिया में तो, Okay. बट नॉट, इट विल नॉट कवर एवरीथिंग। Okay. या If 2025 had a theme number, what it would be and why? थीम नंबर, देखो थीम नंबर तो ऑलरेडी वो 9 है, बट आई फील कि इट इज, आई से व्हाट थीम इट कैन बी, इट इज इंटेंस, बहुत इंटेंस है ये साल। इट्स नॉट अ लाइट एनर्जी, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई से हेवी एनर्जी मंगल का साल है। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस वेरी कैलकुलेटिव, क्योंकि अगर इस साल आपने मैथ्स नहीं लगाया ना तो वो 9 नंबर आपको फेल कर देगा। इस 9 नंबर को पास करने के लिए 2025 के लिए कोई रेमेडीज? रेमेडीज तो यही है कि इस साल आपको फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान देना है, हर किसी को। दिस इज जनरल रेमेडी। आपका मंगल स्ट्रॉन्ग करने के जो तरीके हैं उसमें सबसे बेसिक मैं यही बोलूँगी कि अपने वर्क ऑन योर फिटनेस, ऑन योर मेंटल हेल्थ, डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प। मंगल का साल है तो लॉर्ड हनुमान इज द रूलर। आप ऑफकोर्स हनुमान चालीसा पढ़िए, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, मैं तो यही कहूँगी, तो आप करिए, बट इट इज़ वेरी गुड। एंड स्टे हाइड्रेटेड लाइक एनीथिंग, मतलब जितना अच्छे से इफ यू आर हाइड्रेटेड बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंड पे बेयरफुट वॉक करो, ये एक जनरल रेमेडी एज इट इज़ भी है, बट इस ईयर के लिए इसलिए भी है ताकि आप थोड़ा ग्राउंडेड रहो। ओके। क्योंकि इस साल बहुत लोग बहुत कुछ अचीव भी करने वाले हैं, पर वो टेम्पररी हो सकता है, मतलब आया और चला गया। ओके। इसलिए उस चीज को होल्ड करके रखना सबके बस की बात नहीं है। जब आप ग्राउंडेड रहोगे, ऑफकोर्स सिर्फ वॉक करने से नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए उस तरीके की मेहनत भी करनी है, और ताकि जो आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है उसको आप संभाल पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस साल ब्लेस्ड होंगे, तो वो संभालने के लिए थोड़ा अपने ऊपर काम करो। अभी जो मैं आपको बताया कि ची बॉल बनाना हम सीखेंगे, ये पर्टिकुलरली एक एनर्जी बॉल हम क्रिएट कर रहे हैं। ये कोई भी कॉमन पर्सन, क्योंकि हम सबके अंदर एक एनर्जी है, एक ऑरा हम कैरी कर रहे हैं, और हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं, इसलिए हम एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए या अपने आप को एक सिक्योर्ड एनर्जी में रखने के लिए रोज सुबह ये ची बॉल अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर बना सकते हैं। गिवन दैट आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक हाइटेंड एनर्जी में होना चाहिए, आप स्पिरिचुअली एक अच्छी एनर्जी में हो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल जस्ट फोल्ड आवर हैंड्स लाइक दिस, ओके, एंड वी विल जस्ट रब इट। And now while you're rubbing your hands, just imagine an electromagnetic field getting gathered in this, ठीक है। अब धीरे धीरे इनको सेपरेट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे देखिएगा, और इस तरीके से फील करना है कि एक बॉल ऑफ एनर्जी बन रहा है, विच इज द ची बॉल। जैसे जैसे आप हैंड्स को पुश एंड पुल करोगे आपको एक एनर्जी फील होगी, और जैसे जैसे बॉल का स्ट्रक्चर उसको दोगे, सच में एक मतलब एनर्जेटिक बॉल आपको फील होगा, ओके। अब इसको आपको क्या बोलना है, that thank you for protecting me and my energies and keeping me safe। पहले तो विजुअलाइज करो कि ये वाइट लाइट है, जैसे आपने एनर्जी बॉल बनाया तो वाइट लाइट की एनर्जी है, ओके। अब आपने अपना अफर्मेशन दे दिया, इस बॉल को सिक्योर रखो, इस तरीके से ऊपर खोल दो। अब ये पूरा आपके ऊपर कवर हो गया, ठीक है। यू हैव टू इमेजिन, ऑफ कोर्स यू हैव टू विजुअलाइज कि आपने जैसे इसको छोड़ा ऊपर और वो आपको पूरा कवर कर दे रहा है। नाउ यू आर कवर्ड इन अ वाइट लाइट, अ वाइट एनर्जी इज कवरिंग यू, सो इट इज लाइक अ बेसिक वे ऑफ shielding yourself. Okay. So I hope it helps your viewers. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much for your time. Welcome. And Thank you yeah, for inviting me. काफी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ नॉलेज। Thank you. So yeah, thank you for the insights. Thank you for inviting me.